नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। क्यों जरूरी है एमएसपी की गारंटी, क्या है आगे का रास्ता। नए कृषि कानून के विषय में अब तक जितना पढ़ा सुना है उसे अपनी समझ से आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। अगस्त 2020 में साहेब के आका नंबर 1 मुकेश अंबानी किशोर बियानी की कंपनी फ्यूचर ग्रुप की मुनाफे में चल रही सक्सेसफुल रिटेल चेन का अधिग्रहण 24,713 करोड़ रुपए में कर लिया। बिल पेश होने से पहले ही देश भर में अडानी के लाखों टन भंडार की क्षमता वाले बड़े बड़े गोदाम बन गए, एग्रो कंपनी बन गई। सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या तीनों कृषि कानून का ड्राफ्ट पहले ही किसी कॉर्पोरेटर घराने के दफ्तर में तैयार हुआ था। इन दोनों अंबानी और अडानी को बिल के बारे में कोई सपना नहीं आया था, बल्कि उनके फायदे के लिए बिल लाया गया। इन दोनों को पहले से ही सब पता था, जिस तरह नोटबंदी के बारे में मालूम था। दोनों की सरकार से पूरी सेटिंग है, ये साफ दिख रहा है। इसलिए बिल वापस न लेना सरकार की मजबूरी है। सरकार के मित्र उद्योगपति लोग कृषि के क्षेत्र में अग्रिम निवेश किए बैठे हैं। किसी ने गोदाम बना लिए हैं तो किसी ने रिटेल चेन ही खरीद ली है, तो कोई अनाज भंडार के लिए 100 एकड़ जमीन पानीपत में खरीदे बैठा है। मतलब समझिए, अध्यादेश आया जून में, कानून बना अक्टूबर में और कारपोरेटर के गोदाम 1 साल पहले से ही बनकर तैयार हो रहे हैं। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि कोरोना पैकेज के नाम पर किसानों के लिए जो 1 लाख करोड़ के कर्ज देने का प्रावधान किया गया है, वो एग्रीकल्चर के लिए नहीं बल्कि एग्रो कंपनी के लिए बड़े सेठ ले गए। किसान के हाथ कुछ नहीं आया। एक मामूली बुद्धि वाला जीव भी जानता होगा कि जमाखोरी से महंगाई बढ़ती है, फिर भी सरकार जमाखोरी को कानूनी जामा पहनाने पर आमादा है। क्योंकि अडानी के वेयर हाउस भरे जा रहे हैं, सरकार के कुछ समर्थक तर्क देते हैं कि एफसीआई में भारी भ्रष्टाचार है। मान लिया भ्रष्टाचार है, तो पिछले 6 सालों से एफसीआई में कितने अधिकारियों के विरुद्ध केस दर्ज हुए, कितने दंडित हुए, कितनों के खिलाफ जांच हुई। आसान शब्दों में जान लीजिए कि इन बिलों का मूल उद्देश्य खेती का कारपोरेटाइजेशन है। बाजार आधारित खरीद फरोख्त व्यवस्था, असीमित स्टॉक और कंट्रैक्शन फार्मिंग इसी दिशा में कदम है। इन मीडिया और एमएसपी की हालत वही होगी जो आज बीएसएनएल की है। एमएसपी की गारंटी बहुत जरूरी है और हर फसल के दाम तय करे ताकि किसान 50 पैसे किलो में प्याज, आलू, सब्जियां ना बेचे, जिसे बिचौलिए बाद में 100 गुना दाम 40 से 50 रुपए किलो जेल का प्रावधान हो इन लुटेरे व्यापारियों के खिलाफ। साथ ही किसान के जिस दाम पर फसल खरीदे 20% अधिक मुनाफा हो। प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान बिल से मंडियां खत्म नहीं होंगी। जब मंडी में खरीदने बेचने पर टैक्स लगेगा और बाहर टैक्स फ्री खेल चलेगा तो मंडी कितने महीने टिकेगी। जब मंडियां नहीं रहेंगी तो हजारों मंडियों की लाखों एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम पर चहेते उद्योग मित्र को समझना चाहिए कि किसानों का आंदोलन सिर्फ अपने उनके हितों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि देशवासी के हितों से जुड़ा हुआ है। अगर अपनी उपज के लिए किसान को 10 रुपए मिले और उसके लिए उपभोक्ता को 100 रुपए देने पड़े, तो सोचिए आंदोलन किसके लिए और कानून किसके लिए। नए कृषि कानून के विषय में जान लीजिए। इस काले कानून के बड़े व्यापारियों को मनमानी कीमत वसूलने की छूट, बाजार में बेचते समय कोई रोक टोक नहीं, भंडारण की कोई सीमा नहीं, जितना चाहे भंडार करें। क्या यह सब किसानों के हित में है? इस जमाखोरी का सीधा असर खाद्य पदार्थों की महंगाई पर पड़ने जा रहा है। मान लीजिए यदि कुछ लोगों ने ही सिंडिकेट बनाकर दालों की जमाखोरी कर ली तो सरकार क्या कर लेगी और जनता क्या कर लेगी। इस जमाखोरी से किसान को क्या पास तो भंडारण की क्षमता ही नहीं है। प्रधानमंत्री और उसके सभी मंत्री ये कह रहे हैं कि किसानों को अपनी फसल देश में कहीं भी बेचने की छूट है। क्या पहले नहीं थी? कश्मीर का सेब दिल्ली में, नागपुर के संतरे लखनऊ में या मलिहाबाद के आम मुंबई से नहीं बिकते। सरकार अपने अड़ियल रुख पर कायम है कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। एमएसपी के नीचे फसल बिकना कानूनी होगा। इस बिल में एक ये लाइन बढ़ देने से बड़ी दिक्कत हो रही है। उल्टे सरकार के मंत्री पीयूष गोयल आंदोलन को लेफ्ट की साजिश बता रहे हैं।